मैं घर पर विश्राम करके और भगवत भजन करना चाहता हूँ। और वैसे उम्र के इस पड़ाव में भी आगे और काम किया जाना उम्र क्या आपकी? मुश्किल है। मेरी उम्र 63 साल भी हो गई है। 63। हाँ, तो 2-3 साल में छात्रा का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में कोई लोग जबरदस्ती कहेंगे तो मैं फोन वोन भी सब बंद कर दूंगा और कहीं भी ये सारी एक्टिविटी। देख सकते हैं हमारे साथ है खेमराज देसाई, विश्व पितामह नाम से जाने जाने वाले। सोशल मीडिया पे काफ़ी हमने देखा है, काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और जालोर को हमने बहुत बार दिखाया है अपने चैनल पर। हम इस समय है कोरा गांव में, भीनमाल में। जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ एक जाना माना चेहरा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मिस्टर खेमराज देसाई, जो कोरा गांव भीनमाल के वर्तमान में यहाँ पर सरपंच भी हैं। आपके बारे में अगर मैं पूरा बताऊंगा तो काफ़ी वक्त मेरे को लग जाएगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो उभर करके आज हमारे सामने आएगी। काफ़ी लोग सुनना चाह रहे थे हम दोनों की आपसी वार्तालाप को सुनना चाह रहे, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले हम आपको चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आपसे कुछ जानना भी चाहेंगे। जी, सर्वप्रथम तो मैं राजीव जी आपको और आपके साथ में कैमरामैन आपको खूब आपको बधाई देता हूँ। और आप हमारे गांव और मेरे कार्यालय में पधारे, इसके लिए भी मैं आपका खूब आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मैं स्वागत करता हूँ। और सामाजिक विषय पर चर्चा के लिए आपने मुझे कहा है, तो आप जो भी अपने देवासी रायका रेबारी समाज के विषय में जो कुछ पूछना चाहें, उन सभी का मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चूँकि 20 साल पूर्व हम यहाँ पर पहले और भी आए थे और वही अंदाज है आपका खेमराज जी का, वही बातचीत का ढंग है और वही व्यवहार है। कोई भी कमी नहीं आई है। उसी प्रकार से कोई हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि उस समय से अब तक में काफ़ी चीज़ें हुई है, काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वो आपका बेबाक अंदाज है। और आज हम आपसे कई सारी चीज़ें जानना आपसे चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कार्ड देखा है जिसमें काफ़ी आपका एक पोर्टफोलियो है, काफ़ी चीज़ें, उद्देश्य वगैरह आपके जो हरिद्वार ट्रस्ट की है, क्योंकि आपने एक पूरे भारत को एक करने की, एक जाजम पर बैठाने की, देवासी रायका रेबारी देसाई समाज को हरियाणा, पंजाब, गुजरात सब जगह से एक करने की आपने एक मुहिम शुरू की थी। वास्तव में जब दुख पड़ता है, तो क्योंकि अपने घर में जब कोई संकट आता है, निधन किसी का हो जाता है, तो एक दुख पड़ता है, तो उस दुख में आपने हेल्प की। वहाँ पे एक हरिद्वार के अंदर एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराए, आपने वहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया है। अगवानी आप बने हैं और सभी का, पूरे भारतवासियों का सहयोग लिया है। यहाँ पर एक नाम पढ़ सकते हैं हम, संरक्षक परम पूज्य 1008 महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज। तो सबसे पहले न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि हम पेश करेंगे। कृष्णनाथ जी महाराज हमारे बीच में अभी नहीं रहे, तो उनके बारे में भी आपने जो यहाँ पे लिखा है, तो उसके बारे में ब्रीफ में कुछ जानना चाहेंगे। जी, मैं परम पूज्य स्वर्गवासी हमारे संरक्षक संस्था के ऐसे पूज्य कृष्णनाथ जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ और उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमें बहुत ही बड़ा दुख हुआ कि अभी हाल ही उनका देहावसान हुआ। पिछले साल मैं उनके दर्शन के लिए गया था और उनकी नादुरुस्त तबीयत उस समय भी थी। और इन्होंने जो अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान नामक जो रबारी समाज का जो संगठन बना, इसकी स्थापना में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सर्वप्रथम उनका ये विचार था कि सभी जातियों के लोगों की धर्मशालाएं हरिद्वार जैसे पवित्र धार्मिक स्थान पर हैं, लेकिन रेबारी देवासी समाज का कोई वहाँ पर स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने पुष्कर में आकर के बार निवेदन किया कि रेबारी समाज भी, आप भी सब मिल कर के और कुछ चंदा वंदा इकट्ठा करो और वहाँ एक अपना भवन लिया जाए, ताकि लोगों को विश्राम के लिए, वहाँ ठहरने के लिए, अपने परिजनों का फूल लेकर जाते हैं या स्नान करने के लिए जाते हैं, उत्तर भारत के जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं, उनको रात्रि विश्राम के लिए एक आवास की सुविधा मिले, ये विचार करके। और ख़ास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको तो कोई भी होटल में या धर्मशाला में वहाँ प्रवेश मिल जाता है, लेकिन जो हमारे जंगलों बीहड़ों में रहने वाले भेड़ पालक, बकरी चराने वाले, ऊँट चराने वाले जो लोग हैं, अनपढ़ हैं, और उनका जो पहनावा भी आदिम जातियों की तरह का होता है, उनको किसी भी जगह प्रवेश नहीं होता था।
ऐसे में अगर वो वहाँ गंगा स्नान के लिए जाएं और कहीं उनको विश्राम करना हो तो कोई उचित स्थान नहीं था, कोई उनको आने नहीं देता। ऐसे में उनको रेल की पटरियों पर सोना पड़ता था या किसी की दुकान के होटले पर जाकर सोना पड़ता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए महाराज श्री ने के मन में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने पुष्कर में आकर बार बार कहा, लेकिन कोई मतलब होना चाहिए जैसा कोई काम नहीं हुआ। तब जाकर के वे एक मीटिंग बुलाई, उसमें मुझे भी बुलाया गया और वहाँ ये जोधपुर में मीटिंग हुई। इसमें अपने उमेद राम जी महाराज, परम पूज्य भगवान दास जी महाराज, परम पूज्य राम रघुनाथ जी महाराज और परम पूज्य कृष्णनाथ जी महाराज, ये सब वहाँ पधारे और इनकी प्रेरणा से ये तय हुआ कि हरिद्वार में अपने एक धर्मशाला खरीदी जाए। और धर्मशाला खरीदने का जब तय हो गया तो उसके लिए उन्होंने सबके समाज के सहयोग से और बाबू जी के आशीर्वाद से प्रथम अध्यक्ष भी मुझे ही बनाया गया और हमने ये सब मिलके बाबू जी के आशीर्वाद से ये धर्मशाला भी खरीदी। और बाद में जब इसका रजिस्ट्रेशन और ढंग से काम हो, इसके लिए सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन का विषय आया, तब हमने इसका कार्यालय हरिद्वार में बताया। लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन का संस्था बनाई तो पूरे भारत में इसका समग्र भारत का क्षेत्र लेकर और हमने संस्था का निर्माण गठन किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि अपना रेबारी समाज अनेक गुजराती, हमारा हरियाणवी, राजस्थान में भी अनेक हिस्सों में ये वागड़ी है, ये हाड़ौती के हैं, ये मारवाड़ के हैं, ये गोडवाड़ के हैं, इस प्रकार के विभागों में बंटा हुआ था। उन सभी समाजों को, पूरे समाज को एक मंच पर लाकर और बिठाने का जो काम किया वो परम पूज्य कृष्णनाथ जी महाराज की प्रेरणा से ही संभव हुआ। और ऐसा पिछले 20, 22, 25 साल से ये हो रहा है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आज उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आज हमारे को मार्गदर्शन देने वाले परम पूज्य कृष्णनाथ जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका सूक्ष्म रूप से हमें हमेशा के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। और भी राजीव जी आप कुछ इस विषय में पूछना चाहें तो मैं समाज हित में जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जी, कृष्णनाथ जी महाराज पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच में सदा जिंदा रहेंगे क्योंकि उनकी जो ओरा है वो आज भी है, वो सदा रहेगी, हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान हमें करती रहेगी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि नाम के आगे देसाई है, तो इस शुरुआत में जब हमने भी आपका नाम सुना था, कहीं आपको देखा, हमने सोचा गुजराती कोई रहबारी आप हैं, क्योंकि आपके नाम के आगे खेमराज देसाई और उसके बाद में फिर अहमदाबाद में और गुजरात से ही आपका लिंक। तो सबसे पहले ये क्लियर करेंगे आपका जन्म स्थान, आप गुजराती है या आप मारवाड़ी है या इस क्षेत्र के हैं? जी, मेरा जन्म स्थान आप जिस स्थान पर बैठे हैं यही गांव है और यही घर है, मेरा जन्म स्थान यही है। लेकिन हमारे यहाँ जो गुजरात पास में पड़ता है तो कई लोग अपना सरनेम, क्योंकि गुजरात में रेबारी को देसाई बोलते हैं, तो कई लोग हमारे यहाँ जालोर जिले में भी अपनी सरनेम देसाई लगाते हैं। तो मेरी जो स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर उसमें जो दर्ज किया गया उसमें भी ये खेमराज पिताजी का नाम तेजा जी देसाई के नाम से अंकित है। ये 1972 से है। अब कई लोग पूछते हैं बाहरी क्षेत्र राजस्थान बहुत बड़ा है तो वहाँ नहीं है, लेकिन जालोर जिले में देसाई लोग बॉर्डर के हिसाब से भी और भाषा पड़ता सभी लोग लगाते हैं। मेरा ये नाम शुरुआत से ही है। अमुक प्रवृत्ति यहाँ पर है लगाने की, देसाई यहाँ पे लगाते हैं जालोर सिरोही में, और आपके जालोर में ही, और आपके पिता सिर्फ भी देसाई लगाते थे। और हमारे जो गोत है वो भांगरा है, और हमने जो रिकॉर्ड में लिखा है जाति लिखी जाती है तो हिंदू रेबारी, और ये सरनेम है, जैसे सरनेम होती है ना, सरनेम खेमराज देसाई। रिकॉर्ड में जाति के कॉलम में, जाति कॉलम में हिंदू रेबारी। और जानना चाहेंगे परिवार के बारे में, आपके परिवार में कौन कौन है? हम 5 भाई हैं हमारे परिवार में और 2 बहनें हैं। एक बहन का देहावसान हो गया और एक बहन हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें समाज सेवा में बहुत अच्छा नाम किया, सवाराम जी रोज, जो पोषाणा जालोर के रहने वाले थे, जिन्होंने जालोर की और भिनमल की छात्रावास की स्थापना में बहुत बड़ा उनका योगदान था। ऐसा सवाराम जी मेरे बहनों के बड़े भाई थे, तो मेरी बहन एक वहाँ है और एक बहन का देहांत हो गया। हम 5 भाई हैं और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है।
2 बेटे में एक बेटा मेरा पुराना, यानी कि शुरुआत मैंने 1980 में 79 में भीनमाल गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीए किया, और उसके बाद में 1980 में बड़ौदा गुजरात में जाकर के छोटा मोटा व्यापार शुरू किया, और धीरे धीरे मेहनत लगन से मैं और मेरे बड़े भाई साहब मगन भाई ने मिलकर वहाँ व्यापार को आगे बढ़ाया। और हमारी जो फैक्ट्रियाँ आज की तारीख में करीबन 1000 आदमी हमारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अभी हमने उसको फैक्ट्रियों को अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया, और हमारे एक जो बेटा है छोटा बड़ा वाला, वो यहाँ अहमदाबाद मेरी फैक्ट्री संभालता है। पिछले क्योंकि 15-17 साल से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करता हूँ, इसलिए फैक्ट्री संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो मेरा बेटा बड़ा हो गया, आज उसकी 37 साल की उम्र है, और पिछले 10-12-15 साल से वो मेरी फैक्ट्री यहाँ संभाल रहा है। एक छोटा वाला बेटा है, वो उदयपुर से उसने बीटेक किया, और एमटेक करने के लिए उसको मैंने अमेरिका भेजा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 7 साल से वो रह रहा है, और उसको भी वीज़ा और H1 वीज़ा वगैरह सब मिल चुका है। उसका स्थायी निवास भी वहाँ अमेरिका में हो गया है। मेरे बहू है वो भी, और एक बेटा है उसका, मेरा पोता मतलब, वो तीनों वहाँ अमेरिका में रहते हैं कैलिफोर्निया में, और किसी निजी कंपनी में वो जॉब कर रहा है। आप गए बाहर कभी? हाँ, मैं नहीं गया अमेरिका कभी, और आउट ऑफ इंडिया भी मैं कभी नहीं गया। मेरी जो बेटी है वो भी दिल्ली में रहती है, वो भी LLB किया हुआ है, लॉ ग्रेजुएट है। और मेरे जो जमाई राजा हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मिस्टर निम्बाराम जी। हाँ, मिस्टर निम्बाराम जी हैं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस किए हुए हैं, और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्ट्री में, भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री है नॉर्थ ब्लॉक में, वहाँ उनका ऑफिस है। और एडिशनल कमिश्नर फॉर GST, इसमें वो एडिशनल कमिश्नर के तौर पर काम करते हैं। बिल्कुल, आपकी पढ़ाई जानना चाहेंगे हम, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी, मैंने भीनमाल कॉलेज से 1979 में BA किया था। 1 साल मैं फालना की कॉलेज में भी पढ़ा, और मेरे साथ में उसमें देवासी समाज के अपने आबकारी अधिकारी श्री भीमाराम जी परमार, जो पाली जिले के निवासी थे, वो भी मेरे साथ में सहपाठी थे। वो मेरे से 1 क्लास सीनियर थे। तो फालना कॉलेज में उसमें केवल मात्र हम 2 ही रेबर थे, बाकी कोई पढ़ते नहीं थे। और उसके बाद में वापस मैंने भीनमाल कॉलेज में एडमिशन लिया 77 में। तो उसमें भीनमाल कॉलेज में भी मैं और मेरे साथ में 1-2 देवासी और थे, बाकी कोई नहीं थे। और ये मैंने सब अध्ययन करते हुए, मेरे से सीनियर थे हमारे बड़े भाई सुजानाराम जी एडवोकेट, उन्होंने फिर गुजरात महसाणा से लॉ किया था, और वो कॉलेज पूरी करके चले गए। उसके बाद में उस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो उस समय मतलब क्या, ये 72, 75 से 80 के टाइम में देवासी समाज के कोई बच्चे वहाँ कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। हमारे कॉलेज में उसमें 250 के आसपास विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लेकिन शुरू से मेरा सामाजिक और सेवाकीय कार्यों में रुचि थी, इसलिए वहाँ किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती थी एडमिशन दिलाने में, या किसी के साथ दुर्व्यवहार होता था, तो मैं उसकी गरीब आदमी के लिए मैं हमेशा आगे रहता था। इसलिए मैं उस कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट भी बना। हाँ, हमने सुना ABVP से आपका संबंध रहा। ABVP का मैं सदस्य था, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1974 में मैं जुड़ा, और 75 में जून 75 में जब इमरजेंसी लग गई तो ये एक्टिविटी जो है वो बंद हो गई। उसके बाद में वापस 77 में सब सामान्य हुआ, तो थोड़ा थोड़ा वापस संघ में जाना हुआ। लेकिन फिर बाद में बड़ौदा मेरा कार्य क्षेत्र बनाया, वहाँ भी मैंने अच्छी तरह से काम किया, और व्यापार उद्योग में ध्यान दिया। और मेरे साथ में 100-150 आदमी जो नौकरी करते थे, और कई लोगों को हमने वहाँ काम भी दिलाया। आज अहमदाबाद में हमारे साथ में रह के काम करके निकलने वाले, दुकानदारी करने वाले, कारखाना चलाने वाले ऐसे 400-500 लोग। स्टील व्यवसाय है हमारा। स्टील के बर्तन बनाने का काम काज था। और मैं आपको ये भी बता दूं राजीव जी कि उस समय जो बर्तन की वहाँ दुकानें थी बड़ौदा के अंदर, लगभग 350 दुकानें थी, और उसमें सारे ही कंसारा लोग और पटेल लोग और हाँ ठठेर और ये महेश्वरी लोग और बनिए लोग, ये लोग थे। हमारे व्यापारियों की एकमात्र एक हमारी दुकान थी। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 और हुई, तब हम 3-4 दुकान थी। लेकिन 350 व्यापारियों ने भी क्या पता क्या देखा, मुझे तो, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना प्रथम बार। और कई लोगों को, मेरे मित्रों का आग्रह था कि अपना बड़ौदा मेटल मर्चेंट एसोसिएशन है
उस एसोसिएशन का आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मेरे को नहीं लड़ना है, मैं काम करता हूँ, मेरा काम करने दो, आपको कभी काम पड़े तो मैं आपका साथ दूंगा, आऊँगा, लेकिन नहीं बोले अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना है। जबरदस्ती मुझे फॉर्म भरा है, मैं अध्यक्ष चुना बहुत ही भारी मतों से। उसके बाद में 4 बार, यानी कि हर 3 साल के बाद चुनाव होते थे, 4 बार लोगों ने मेरे को निर्विरोध अध्यक्ष के तौर पर चुना। फिर 2002 के बाद में गुजरात में दंगे हुए, मैं विश्व हिंदू परिषद दक्षिण गुजरात का काम देखता था, तो दंगे हुए और उसके बाद में मुझे कई लोगों ने कहा कि आप ये भी शिफ्ट हो जाओ और कहीं। तो मेरा अहमदाबाद में ये बर्तन का हब था, तो मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने बड़ौदा वालों ने 1 साल तक दोबारा दूसरे चुनाव नहीं कराए। उन्होंने कहा कि आप वापस आओ बड़ौदा और हम आपको अध्यक्ष रखेंगे। तो बिल्कुल ये नाता जुड़ा हुआ है आपसे। आप जहाँ कहीं अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो वहाँ काबिज हो जाते हैं लंबे समय के लिए। उसके बारे में मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये क्लिप काफ़ी लंबी चलने वाली है, हमारे चैनल पर काफ़ी लंबी चलने वाली। आप बने रहिए, कुछ तीखे सवाल भी आपसे होंगे। हम विश्वास था और उनका प्रेम था, इसलिए सारा हो रहा था। उसके बाद में मैं विश्व हिंदू परिषद में बढ़ा और ये अपना अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान की स्थापना हुई और उसका प्रथम अध्यक्ष भी मुझे जोधपुर नौरा के अंदर, जिसमें अपने समाज के सारे धनजी, गोपालगढ़ वाले और बसों वाले जो गोपाल जी, अपने खारागारा वाले और राबड़ी वासों वाले पोकर जी और सारे महानुभाव वहाँ थे। हरियाणा के बिहारी लाल जी भी थे, संत वृंद थे, सब ने मिलकर मुझे उसमें अध्यक्ष चुना। और बाद में हर 4-5 साल के बाद में 5 साल की समय मर्यादा में हर बार चुनाव करवाए, लेकिन चुनाव को भाई कहते थे और लोगों को पता कहे कि भाई हमारे को पता ही नहीं चला। इसलिए हमने ये शुरुआत से तय कर दिया था कि गंगा दशहरा, यानी गंगा जी की प्राकट्य दिन है। गंगा जी जिस दिन देवलोक से पृथ्वीलोक पर उनका पदार्पण हुआ, उस दिन गंगा दशहरा कहते हैं। और गंगा दशहरा का एक अपना स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो समाज के लोग भी काफ़ी जाते थे। उस दिन को हमने चुना हमेशा के लिए कि रेबारी समाज की वार्षिक जो मीटिंग साल में 1 बार करेंगे, वो गंगा दशहरा के दिन करेंगे। उसमें ये जो अपनी जो संस्था चल रही है और धर्मशाला चल रही है, जयपुर में छात्रावास लिया हुआ है, वो बाद में लिया, भिनमाल में हमने छात्रावास लिया है, चित्तौड़ में भी अलॉटमेंट करवाया। बाकी जो काम करा इस संस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति देते हैं बच्चों को, हर साल 5-7 लाख रुपया स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए इनाम भी देते हैं और सारी भी कई एक्टिविटी वहाँ करते हैं। तो सारी मतलब उस वार्षिक बैठक में हर 5 साल के अंतराल से होता था और जहाँ होता था वहाँ फ़ोन से मैसेज जैसे करना होता वो भी करते थे। लेकिन ये तय था कि गंगा दशहरा का दिन होगा, जेठ सुदी दशमी, ये फिक्स है और आज भी फिक्स है। तो किसी को भी कोई शंका हो, प्रश्न हो हिसाब के बारे में और किसी चीज़ के बारे में, चुनाव के बारे में, तो वो उस दिन उसका निपटारा किया जाता है। और हर 5 साल बाद हुआ। तो आज तक मैंने तो कई बार छोड़ भी दिया, लेकिन जिनसे मैंने चंदा मांग कर लाया, तो धर्मशाला खरीदी, बाद में वापस तोड़ के नई बनाई, तो लोगों से पैसा भी लिए। तो उनके कोई परिजन वहाँ जाने वाले होते हैं, उनको कुछ काम पड़ता है, वो तो मेरे को फ़ोन करते हैं। मैंने कहा भाई मैंने छोड़ दिया। बोले आप छोड़ दिया, जो है उनको कहो। तो फिर मेरे को लगा कि लोग हमारे वो जहाँ मीटिंग में आने वाले लोग थे, वो भी ये कहते हैं कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये करना है, आपको सेवा दे रहे हो, हमारे को संतोष है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जी समझ सकते हैं। मैं कुछ छोड़ नहीं पाया हूँ अभी तक, और आज भी मेरी तो बहुत इच्छा है, क्योंकि अभी मैं गांव में सरपंच बना दिया लोगों ने, तो समय भी कम रहता है। लेकिन मेरी की इच्छा है कि ये अपना जयपुर के अंदर छात्रावास बन रहा है, वो आधा से वो ज़्यादा काम हो चुका है, उसका खोखा बढ़ चुका है, प्लास्टर, फ्लोरिंग, दरवाजे लगाना और लाइट फिटिंग वगैरह काम बाकी है। इतना हो जाए तो उसके बाद में मैं घर पर विश्राम करके और भगवत भजन करना चाहता हूँ। और वैसे उम्र के इस पड़ाव में भी आगे और काम किया जाना। उम्र क्या आपकी? मुश्किल है, मेरी उम्र 63 साल भी हो गई है। हाँ, तो 2-3 साल में छात्रा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में कोई लोग जबरदस्ती कहेंगे तो मैं फ़ोन भी सब बंद कर दूंगा, कहीं भी ये सारी एक्टिविटी। देख सकते हैं हमारे साथ है खेमराज देसाई, विश्व पितामह नाम से जाने जाने वाले। सोशल मीडिया पे काफ़ी हमने देखा है, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है और काफ़ी कुछ चीज़ें हम आपसे और डिस्कस करेंगे। हमने एक चीज़ देखी है, धरातल पर तो काम हुआ है, धरातल पर काम जयपुर में हुआ है, हरिद्वार में हुआ है, काफ़ी संघर्ष आपने किया है। लेकिन कुछ कभी कभार कई सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार जो कुछ लोग होते हैं तो कई प्रकार आरोप और प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, लेकिन
एक बहुत बड़ा हंगामा इनके पीछे नहीं हुआ। जैसे कि मैंने अभी एक मुद्दा उठाया है पुष्कर का जहां भी जाते हैं, जहां भी सुनते हैं, लोग कहते हैं कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, वो सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं। पुष्कर के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इतना विरोध प्रदर्शन हरिद्वार को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात उठ रही है कि 20 कितने साल हो गए इस संस्था को इजाद किए हुए? 24 साल से ये संस्था है आपकी हरिद्वार की। तो लोग ये कह रहे हैं, प्रथम जो अध्यक्ष हैं 24 साल पूर्व, वो आज के आज हैं। दो ही बातें हो सकती है। पहली बात ये है, लोगों ने पसंद किया होगा, कामकाज अच्छा होगा, लोग जाने नहीं दे रहे हैं और अध्यक्ष के तौर पर आप वहाँ पर मौजूद है उस सीट पर। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप जबरदस्ती उन सबको दरकिनार करके अपनी एक जो अपनी पॉलिटिक्स रच करके आप जबरदस्ती वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसकी बात की तह तक अभी यहाँ से जाएंगे, लेकिन अगर आप हमें वहाँ आने की अनुमति देंगे तो सबसे पहले एक तीखा सवाल आपसे मैं कर लेता हूँ। क्या मैं वकीलों को लेकर के, सीए को लेकर के, समाज के नौजवानों को लेकर के उस जगह पे जब आपका जब हिसाब किताब हो रहा है, मैं आकर के आपसे कुछ चीज़ें लीगली पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमें बड़ी खुशी होगी कि इस प्रकार अगर आप वहाँ आकर के सार्वजनिक रूप से सबके सामने अपना मंतव्य पेश करेंगे, अपने जो वहाँ का जो हिसाब है समाज का आज से 20-22 साल से चल रहा है, ऑडिट उसका ऑडिट आप करना। वैसे सीए हमारे वहाँ भी रखे हुए, हर साल ऑडिट होती है, ऑडिट रिपोर्ट भी होती है। आप भी स्वयं खुद आकर के वहाँ हिसाब किताब देख सकते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। और तो नौजवानों को मैं ये आग्रह करूंगा, जब कभी भी वहां पर चलना होगा तो आप में से जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो क्रीम लोग हैं, इस चीज़ में ज़्यादा जानकार हैं, समझदार हैं, हम एक 5, 7, 10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बना लेते हैं। वहाँ 2-4 दिन रुकेंगे, हरिद्वार हर की पैड़ी वहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे। आपके वहाँ पे भोजन की सारी व्यवस्थाएं हैं, रहने की सारी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो आपके सीए से, अगर समाज में कोई सीए हैं, अगर समाज में कोई अच्छे वकील हैं, चलना चाहते हैं, तो आप मुझसे जो संपर्क करें। हम सब लोग वहाँ पे जाएंगे और हर चीज़ वहाँ पर पूछेंगे, ऑन कैमरा हम वहाँ पर पूछेंगे। इस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जून को 9 तारीख को आपने कैलेंडर भी देख लिया। ये कैलेंडर भी आप देख सकते हैं, कोरा गांव का ये पार्षद यहाँ पर मौजूद है। ये पंचायत समिति की तरफ से एक देख सकते हैं कैलेंडर भी आपका यहाँ पर है। तो आपने हाथों हाथ क्योंकि एक्टिव है तो कैलेंडर पास में रखा हुआ, आपने वो तारीख भी बता दी एडवांस, मतलब खुशी से बताना चाह रहे हैं कि आप लोग आ सकते हैं। तो कौन कौन चल सकते हैं, कौन कौन आएंगे, वो लोग आप लोग जो है संपर्क करें और जाना जरूरी भी है, क्योंकि बात उठी है। लेकिन मैं और स्पष्ट कर दूं, बात मात्र नगण्य रूप से कुछ लोगों द्वारा उठी हुई, उन लोगों को भी हम कहते हैं आप भी साथ चलें। क्योंकि कई बार हमने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो है दोनों ही संस्थाओं के खिलाफ थे, लेकिन आज वो एक संस्था के बड़े पक्ष में है, पुष्कर के। और यहाँ मुझे कहा गया कि आप पुष्कर की इतनी खिलाफत कर रहे हैं तो आप हरिद्वार का भी पूछें। मैंने कहा हम सब जगह पूछेंगे, पूछने का अधिकार है, पूछेंगे। यहाँ से न्योता मिला है, आमंत्रण मिला कि आप आइए, देखिए और सारी चीज़ें आप ऑन कैमरा बताइए। आगे हम आपसे और चाहता हूँ 10 तारीख को है, 10 जून को है और शुक्रवार आता है। अपनी जो अखिल भारतीय रबारी सेवा संस्थान समाज सेवा संस्थान की जो वार्षिक मीटिंग है वो इस बार जेठ सुदी 10वीं यानी कि 10 जून शुक्रवार के दिन आ रही है। तो समाज के 6 स्टेट में जो समाज के बंधु रहते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और कुछ लोग पाकिस्तान से भी आते हैं, उन सभी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार मेले में पधारें। क्योंकि पिछले 2 साल ये अपना वार्षिक जो मेला है बिल्कुल बंद रहा था, बैठक भी बंद रही थी क्योंकि कोरोना चल रहा देश में, इसलिए इस कारण ये बंद था। इस बार आप जरूर पधारें। और इस कोरोना से पहले वाली जो मीटिंग थी 2019 में, उसमें यह तय किया था कि 2020 में संस्था के चुनाव होंगे और इस चुनाव के लिए हमने 3 चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। हमने नहीं की थी, वहाँ उपस्थित लोगों ने की थी, क्योंकि मैंने की थी ऐसा नहीं, लोगों ने की थी। उसमें जो एक हरियाणा के थे जरी अजीत सिंह रेबारी पुंडरी के निवासी है, वो एक तो चुनाव अधिकारी थे। एक अपने भीलवाड़ा के गोपीलाल जी गेड़ हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो चुनाव अधिकारी के तौर पे थे। एक गुजरात के सहकारी संस्थाओं में जुड़े हुए शंकर भाई कलोत्रा लींच गांव के महसाणा जिले के थे। इन तीनों की थी और उन्होंने काफ़ी वर्क भी तैयार किया था। लेकिन कोरोना आने की वजह से 2 साल से उस अगले साल मीटिंग ही नहीं हुई।
इसलिए चुनाव होने का प्रश्न ही नहीं था। और अभी वापस जब मीटिंग होगी तब कुछ लोग का देहांत भी हो गया है। पहले जो हमारे 23 मेंबर थे उसमें से 4 सदस्य उनका ये कोरोना काल में देहांत भी हो गया है, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे और चुनाव की भी तैयारी करेंगे। अगर उन्होंने जो पहले जो अधिकारी थे वही अपने स्तर पर काम करेंगे तो चुनाव भी होंगे। जी जी, हमने सुना भी पाकिस्तान से भी लोग आते हैं वहाँ। पाकिस्तान से भी आते हैं। क्या वो लोग उगाई भी देते हैं? नहीं, उगाई का ऐसा है कि उगाई तो हम किसी से नहीं मांगते, अपने यहाँ से भी जो जाता है ना। शुरुआत में जब इसकी खरीदी के लिए 100 रुपया प्रति घर से धर्मशाला खरीदी उसमें किया था, लेकिन जब धर्मशाला के लिए पैसा आ गया तो आवश्यकता थी नहीं। फिर वहाँ भूखों को भोजन करवाने के लिए 25 रुपया प्रति घर से उगाई का शुरू किया था, लेकिन उसमें हमने देखा कि उसमें कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि जितना उगाई आती थी उससे ज़्यादा खर्चा होता था। तो मैंने कहा कि भाई ये चीज़ें बंद कर, 2-3 साल चलाई, उसके बाद बंद करवा दिया। बंद इसलिए करवा दिया कि वहाँ जो भी व्यक्ति आपके जैसा कोई भी वहाँ हरिद्वार आता था तो वहाँ अगर एक रात रुके या कोई 2 घंटे भी रुके, चाय भी पी के जाए, तो भी उसका मन होता था कि अपने समाज की स्थान है, इसलिए वो 500 रुपये दे के जाता था। तो वो पैसा हमारे पास इस प्रकार से आता ही था। फिर गांव में ये मांगने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने वो बंद करवा दिया। फिर भी कुछ पहले जो मैनेजमेंट जो हिसाब किताब रखते थे उनके हाथों से लेकर 2004 में डायरेक्ट मेरे हाथ में ले लिया। ये भी कहना चाहेंगे, माफी चाहेंगे, ये भी कहना चाहेंगे कि अभी काफी एक बात ये भी चली थी कि उगाई हरिद्वार से ली जा रही है, पुष्कर की तरह हरिद्वार से हर साल उगाई ली जा रही। तभी आपने स्पष्ट कर दिया है कि जब हम 25 रुपए लेते थे उगाई के लिए भेजते थे गाड़ी घोड़े, तो वो उनका खर्चा पानी उल्टा, हमारे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ऊपर पड़ता था, वो उल्टा ऊपर। तो उन्होंने ये बंद करो, कब बंद करवाई आपने? 2004 में बंद करा। 2004 के बाद में मैंने हिसाब हाथ में ले लिया और उसके बाद में हमारे पास बचत होने लगी। उस बचत से भवन का रिनोवेशन किया, पूरा तोड़ के नया बनाया और उस भवन को नया बनाने में कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। और फिर मैंने साउथ में जो अपना देश लोग रहते हैं, गुजरात के लोग रहते हैं, उन सबसे कलेक्शन घर घर जाके व्यक्तिगत, सभी से नहीं, व्यक्तिगत जो जैसा देने सके, कोई लाख रुपया, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख ऐसा देने वाले थे, उनसे लिया। और आज भी मैंने वहाँ मैनेजमेंट में जो करने वाले मैनेजर हैं उनको यह कहा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ भी है कि कोई किसी को उगाई या पैसा मांगे तो नहीं देना है। अपनी मर्जी से कोई कहता है मैं आया और मेरा 2000 की रसीद काटनी है तो उसके लिए कोई मना नहीं है। कोई 500 रुपये से कम होता है तो उसकी रसीद नहीं देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई वहाँ एक मंदिर के पास एक पेटी रखी हुई उसमें आप डाल दो, क्योंकि वापस हिसाब में जो जोड़ते हैं तो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। तो देसा जी, हम एक कौन कौन से सोर्स से अभी वहाँ पे हरिद्वार में पैसा आ रहा है? एक तो आ रहा है वो जो लोग वहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं या कोई दुख के मारे आते हैं, तो वो लोग एक तो पेटी में या रसीद में पैसा देते हैं, एक तो वो पैसा आ रहा है। दूसरा रसीदों का आता है, पेटी में भी कुछ आता ही होगा साल भर में। साल भर में मतलब कि हम 2 बार खोलते हैं तो लगभग 80-90 हज़ार रुपया उसमें भी आता है। दूसरा, आपका एक अच्छा खासा एक नेटवर्क है, एक बिल्ड किया है आपने एक नेटवर्क जिसमें आपका एक व्यक्तित्व है, ऊंचा कद है। तो आप पर्सनल जब किसी को कुछ बोलते हैं, आपको ध्यान है कि इसके पास पैसा है, ये दे सकता है, ये नहीं देगा, इसकी नीयत है देने की, इसकी नहीं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान है, घूमते रहते हैं पूरे भारतीय स्तर पर। तो आप उनसे लाखों रुपए जब आप बोलते हैं तो वो भी आपको एक देते हैं। तो एक तो जो अभी पर्सनल आप लोगों से लेते हैं हरिद्वार ट्रस्ट के लिए, तो वो है एक पेटी का है, एक है रसीद का, ये 3 सोर्स है अभी या चौथा और कोई है? जो पेटी से मैंने जो अपने समाज के भामाशाह लोग हैं उनसे जो लेने की बात की ना, वो जब ये धर्मशाला का दोबारा निर्माण किया और 2010 का के 12 का जो अपना कुंभ का मेला था उसमें उसका उद्घाटन किया, उसके बाद में नहीं किया हुआ, वो बन गया, तैयार हो गया, खत्म चीज। यानी 2 बार आपने ये बात कही है कि जब हमने लिया था धर्मशाला, हमने बनानी शुरू की थी, उस समय आपने उगाई के स्वरूप पैसे लिए थे, 25 रुपए बंद कर दिए गए। उसके बाद में जब रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो उस समय और लिए थे, वो भी आपने बंद कर दिया। तो शुद्ध रूप से अभी वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो या तो पेटी में डालते हैं या 500 से ऊपर होता तो 500 से अब रसीद कटवाते हैं, सिर्फ शुद्ध रूप से अभी वही इनकम है। वही इनकम है, और वो भी इनकम सालों की लगभग 18-20 लाख रुपये हो जाती है। 18-20 लाख में से वहाँ भोजन पर 5-6 लाख रुपया साल का खर्च होता है, वेतन पर खर्च होता है 2-3 लाख, लाइट बिल होता है, सफाई का होता है, इस प्रकार से होता है। और हर साल 2-4 लाख 5 लाख रुपया बचता है। तो जो बचत की हुई पड़ी थी तो उसमें हमने गुजरात में 5 लाख रुपया दिया,
वहाँ एक रेक्टस नाम की संस्था के द्वारा जिन लाल सिंह ने स्थापना की थी, तो छात्रावास का निर्माण काम हो रहा है। तो 5 लाख रुपया वहाँ से अपने दिया। 5 लाख रुपया हमने कहा हरियाणा वाला को कि आप भी अपने वहाँ कोई व्यवस्था करो, अपने स्तर पर सरकार से अलॉटमेंट कराओ वगैरह कराओ, तो 5 लाख रुपये वहाँ भी देंगे। फिर अपने जयपुर राजस्थान की राजधानी में ज़मीन का सरकार से अलॉटमेंट करवाया, तो सरकार ने जब पैसा निकाला तो 20 लाख रुपया भरना था, 15 लाख रुपया उनको JDA को देना था और 5 लाख रुपया रजिस्ट्री वगैरह का होना था। तो वो भी वहाँ अपने पास जो बचत पड़ी थी वो दे दिया। तो एक अपना पहले आधार बन गया। ये तो आधार के बिना वैसे ही पड़ जाएगा, जयपुर में छात्रावास बनाना है, आप पैसा दीजिए तो कोई देता नहीं। लेकिन उससे खरीद के अपने प्लॉट दिखा दिया, प्लॉट पर भूमि पूजन किया संतों के हाथों से, सबको बुलाया कि भाई ये सरकार ने प्लॉट आपको अलॉट किया, इसका पैसा भी अपने अखिल भारतीय रबारी समाज सेवा संस्थान से भर दिया और अभी आप इस ऊपर निर्माण के लिए पैसा दो। तो लोग खुशी खुशी से दे रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, बात आपने समय का मिल रहा है। जी जी नहीं, ये बात है। संस्थाएं विलय भी हो सकती है, संस्थाएं एक दूसरे को हेल्प भी प्रदान करती है, वो सारी चीज़ें लीगल है। लेकिन भ्रांतियां यहाँ तक इस कदर फैली हुई थी कि लोग ये कह रहे थे कि अभी भी उगाई हर साल ली जाती, हरिद्वार की उगाई कहाँ जाती। मुझसे ये कहा जा रहा था आप हरिद्वार जाकर के पुष्कर के पीछे क्यों पड़े हैं, हरिद्वार की हर साल उगाई। तो अभी यहाँ से इन बातों का खंडन हुआ है। बुद्धिजीवियों द्वारा कई चीज़ें ये भी कही गई कि आप वहाँ जाके खंगालें, इन्होंने हमें आमंत्रण भी दिया है। लेकिन जब पुष्कर के अंदर कोई निर्माण भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, फिर भी अभी तक उगाइयाँ ली जा रही है